आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में। एक ऐसे नेता जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए, एक ऐसे नेता जिनको ईमानदारी की एक मिसाल दी जाती है, एक ऐसे नेता जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड भारत रत्न से नवाजा गया। हम बात करने वाले हैं उसी महान नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कर्पूरी ठाकुर से कैसे जननायक बन गए, कैसे लोगों के दिल में अपना छाप छोड़ दिया, कैसे गरीबों के नेता बन गए। चलिए तो शुरू करते हैं। हम बात करें जननायक कर्पूरी ठाकुर की, तो यह वही नेता है जिनका जन्म बिहार के समस्तीपुर जिला के पितौजिया गांव में हुआ था, जिनके पिता का नाम गोकुलनाथ ठाकुर और माता का नाम राम दुलारी देवी, जिनका जन्म पितौजिया गांव में 24 जनवरी 1924 ईस्वी को हुआ था, जिन्हें अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। कर्पूरी ठाकुर बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और पढ़ने की बहुत चाहत भी थी। उनके पिता ने किसी तरह से उसे मैट्रिक परीक्षा पास करवाई। 1940 ईस्वी में जब कर्पूरी ठाकुर मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास करके आते हैं, तो जब शहर से रिजल्ट देख करके अपने गांव में आ रहे थे, गांव में आने के बाद अपने पिताजी को यह बात बताते हैं। पिताजी को यह बात सुनकर ऐसा लगता है कि अगर कर्पूरी को अच्छे संसाधन मिल जाए तो यह आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं। यह बात भी सत्य थी। यही बात सोच करके उनके पिताजी ने ऐसा करता हूं कि मैं इनको गांव के जमींदार के पास ले चलता हूं। गांव के जमींदार के पास ले जाने के बाद जैसे जाते गांव के जमींदार खाट पर लेटे हुए थे, वहीं पर कर्पूरी ठाकुर बोलते हैं कि साहब, मैं मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास किया हूं। यह बात सुनकर के गांव के जमींदार उन्हें शाबाशी देने के बावजूद उन्हें कहते, अच्छा फर्स्ट डिवीजन से पास किए तो आओ मेरा पैर दबाओ। तुम छोटी जाति के लोग कितने भी पढ़ लिख जाओ, लेकिन काम तो मेरा ही करो। यह वह दौर था जब छोटे जाति के लोग सभी क्या करते थे, बड़े किसान, बड़े जमींदार के पास पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बचपन से ही उनके छोटे छोटे कामों में किया करते थे। यह वह दौर था जब गांव में कोई एक भी अगर मैट्रिक परीक्षा पास कर ले तो बहुत बड़ी बात थी, और उस मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन कर लेना ये तो एक अपवाद ही जिला तक में माना जाता था। यह बात उनको खली नहीं कर्पूरी ठाकुर को ऐसा लगा जैसे ने उनको किसी ने कस के तमाचा मार दिया। लेकिन किसको पता था जो लड़कों को पैर दबाने को कहा गया आगे बढ़कर एक महान हस्ती बनेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाकर के बैठेंगे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर उन लोगों में से नहीं था, हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने वहां से वापस आई और चंद्रधारी मिथिला कॉलेज यानी सीएम कॉलेज दरभंगा में अपना इंटर में एडमिशन करवा लिया, और पढ़ने की इतनी चाहत कि डेली 15 किलोमीटर पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद ट्रेन का सफर। किसी तरह से उन्होंने इसकी यह मेहनत रंग लाई और वह इंटर सेकेंड डिवीजन से पास किया। फिर उसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यह वही समय था जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। भारत के हर एक छोटे बड़े स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय को स्टूडेंट, विद्यार्थी, टीचर सभी ने उन आंदोलन में भाग लिया। नौजवान कर्पूरी ने भी उन्हीं आंदोलन में कूद पड़े। उन्हीं बीच उनकी मुलाकात महान नेता से हुई, जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, रमाकांत झा, ऐसे महान नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। और वहीं उन्होंने
जयप्रकाश नारायण की पार्टी में शामिल हो गए। उनके बाद वह कुछ दिनों तक शिक्षक का काम अपने गांव में किए, फिर हेड मास्टर भी रहे, लेकिन उसको देश की बेचैनी, देश से प्रेम और देश की गुलामी देखी नहीं गई। उन्होंने अपने टीचर को कैरियर को छोड़कर फिर वही आजादी में कूद पड़े। दौर आया 1947 का, जब भारत देश आजाद हुआ। इसी समय उन्होंने बहुत सारी पार्टियों में ज्वाइन लिया। कुछ ऐसे भी पक्ष थे जो गांधी जी के पक्ष से नहीं मिलते थे। उन्होंने बाद में जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर जनता सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली, फिर उसके बाद लास्ट में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा पार्टी में कदम रखा, जो उन्हीं सभी पार्टी का बिगड़ा हुआ एक रूप था। सभी अलग होकर के एक बाद में एक पार्टी बनी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, संसोपा के नाम से जिन्हें 1967 में आम चुनाव हुआ। उन आम चुनावों में बिहार के आम सभा चुनाव से, ताजपुर आम सभा चुनाव से कर्पूरी ठाकुर भी लड़े और वह बहुत अच्छे बहुमत से जीत गए। उनको पहली बार बिहार का उप मुख्यमंत्री और महामाया प्रसाद सिन्हा उन्हीं के संसोपा पार्टी से मुख्यमंत्री बने। केंद्र में राम मनोहर लोहिया उनके तरफ से थे। अब बात 1967 की, जब यह वही दौर था जब कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनको शिक्षा मंत्री का पद दिया गया। कर्पूरी ठाकुर उन्हीं समय उन्होंने दो बातों की ऐलान कर दी। पहली बात उनकी यह मांग थी कि बिहार में अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। दूसरी उसकी मांग थी ऐसे किसान जिनको पास जमीन कम है और उन खेती से उन्हें लाभ नहीं हुआ है, उनकी कर को माफ किया जाए। यह बातों को केंद्र में राम मनोहर लोहिया के पास गया और केंद्र में इसको पास कर दिया गया। यह भारत का पहला ऐसा राज्य था जहां अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म की। इनके बहुत विपक्ष भी हुए, लेकिन उनका यह मकसद ऐसा था नहीं कि अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करना। दरअसल ये उसके करने का कारण यह था कि यह वह दौर था जो अंग्रेजी केवल बड़े लोग, ऊंचे लोग, जमींदार लोग के पास ही सीमित थी। छोटे गांव ग्रामीण लोग तक तो दूर दूर तक भी अंग्रेजी तक पहुंच नहीं था, जिनके कारण बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी 8वीं 9वीं तक पढ़कर ही छोड़ देते थे। बिहार में आज भी वही नियम लागू है कि आप अंग्रेजी में पास न भी हो कोई बात नहीं है, अदर सब्जेक्ट में आपको पास होना है। आपका अंग्रेजी का एग्जाम तो होगा, लेकिन इन एग्जामों का नंबर आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में जोड़ा नहीं जाएगा। आज भी वह नियम बिहार में लागू है। तब दौर वह आता है जब 1971 में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के कर्पूरी ठाकुर। उन्हीं समय उन्होंने गरीबों के लिए एक कमीशन का गठन कर देता, मुंगेरी लाल कमीशन। यह वही कमीशन है जिनसे यह पता लगता है कि बिहार में कितने अनुसूचित जाति, कितने अनुसूचित जनजाति लोग, यानी कितने गरीब हैं और कितने महागरीब ऐसे लोग, कितने पिछड़े लोग हैं, कितने महापिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग। यह रिपोर्ट 1976 ईस्वी को बनकर तैयार होती है और यह सरकार के सामने पेश किया जाता है। लेकिन यह वही समय था जिन समय में इन रिपोर्ट पे कोई नहीं ध्यान देते हैं। जब 1977 ईस्वी में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार के कर्पूरी ठाकुर, तब यह रिपोर्ट देख करके मुंगेरी लाल कमीशन रिपोर्ट को लागू किया जाता। कर्पूरी ठाकुर ने गरीबों के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। ऐसे आरक्षण जिसमें 24% शिक्षा में अति पिछड़ा वर्ग और 26% सरकारी नौकरी अति पिछड़े वर्ग के लिए। यह बात का बहुत लोग विरोध किए, बहुत उनके पार्टी के बहुत सारे नेता उनके खिलाफ हो गए, लेकिन वो हार मानने में से नहीं था।
1979 में वह अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। उनके खिलाफ बहुत सारे विधायक हो जाते हैं और इसी तरह 1988 ईस्वी को उनकी देहांत हो जाती है। आप उनका ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसे महान नेता, एक ऐसे ईमानदार नेता जिनके बारे में सोचना भी अच्छी बात है, एक ऐसे नेता जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी मरने के बाद उनके पास एक झोपड़ी के अलावा 1 रुपया भी नहीं। एक ऐसे नेता जो एक बार गांव में पहुंच जाते हैं, गांव के लोग देखते हैं तो वही फटा पुराने कपड़े, वहीं पे चंद्रशेखर सिन्हा रहते हैं। वो अपने सभी पार्टी के आदमियों से पैसा लेकर चंदा इकट्ठा करके देते कि जाइए अपने लिए कुछ अच्छा कपड़ा खरीदें। लेकिन वह नेता थे जिन्हों अपने साधारण वेशभूषा से ही पसंद थी, उन्हें कोई दिखावे का शौक नहीं था। वो बोले ठीक है, मैं इन पैसे को अपने पार्टी के फंड में जमा कर दूंगा जिनसे देश का भला हो। एक ऐसे ईमानदार नेता जिनके बारे में सभी को जानना चाहिए। और जहाँ एक तरफ आज नेतागिरी के लिए लाखों पैसे फूक रहे हैं, जहाँ एक तरफ आज पूरी तरह से भ्रष्टाचार का माहौल बन गया है, एक मुख्यमंत्री बनने के लिए करोड़ों पैसा को डुबा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करें। धन्यवाद।